नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अलवर के नवनिर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि शुक्रवार को जयपुर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूसी, पूर्व चिकित्सा मंत्री दुरू मियां और जिले के विधायक और अन्य प्रतिनिधि जो है वो वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई और उनसे बातचीत की। राजनीतिक उठापटक और हलचल के बीच अलवर के कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूसी मौजूद रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज चुनाव में अलवर जिले के कांग्रेस नेतृत्व की प्रशंसा की और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के हाथ मजबूत करने को कहा है। इस मौके पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में सभी कांग्रेसी और सरकार समर्थक विधायक एकजुट हैं। श्रम राज्य मंत्री जूसी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों की वजह से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है। हाल ही में हुए 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और पंचायत चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि पिछले 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता को जो सुशासन दिया है वही पूरी तरह से खुश है। राजधानी के झोटवाड़ा थाना इलाके में एक युवक को लिफ्ट देने का झांसा देकर कार में बैठाने और बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस संबंध में सीकर जिले के खंडेला निवासी 23 वर्षीय आशीष जाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित ने शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि वो जयपुर से अपने गाँव खंडेला जाने के लिए चोमू पुलिया के पास ही खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था और तभी एक कार आई वहां पर और आकर वहां पर रुक गई, जिसमें पहले से ही 3 लोग सवार थे। कार चालक ने सीकर तक सवारी लेकर जाने को कहा और आशीष को खंडेला तक लिफ्ट देने का झांसा देकर कार में बैठा लिया। कुछ देर बाद ही कार सवार तीनों बदमाशों ने आशीष के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसका पर्स और मोबाइल लूट लिया। बदमाशों ने आशीष के पेटीएम के जरिए अपने खाते में रुपए भी ट्रांसफर करवाए हैं। हाईवे किनारे सुनसान जगह उसे छोड़कर फरार हो गया और इसके बाद आशीष राहगीरों से मदद मांगकर अपने घर पहुंचा मुश्किल से और उसके बाद ही पुलिस को अपनी आपबीती बताई है। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की कई धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी के करधनी थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से नकदी से भरा बैग लूटने का प्रयास करने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में पेट्रोल पंप कर्मचारी अशोक कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कार सवार कुछ युवक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भरवाने आए और गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद अशोक कुमार के हाथ में नकदी का भरा बैग भी छीनने का प्रयास करने लगे थे। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान को अब और गति मिलेगी। कच्ची बस्तियों को लेकर लगी कोर्ट की रोक हटने के बाद अब नगरीय विकास विभाग, आवासन और स्वास्थ्य शासन विभाग ने कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए भी आदेश जारी किए हैं और ये आदेश सभी नागरिक निकायों में लागू होंगे। जोधपुर उच्च न्यायालय मुख्य पीठ के आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करने के संबंध में नगरीय विकास, आवासन और स्वास्थ्य शासन विभाग ने तथ्य स्पष्ट किए हैं और दुर्गा बिहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कच्ची बस्ती नियमित नीति 2005 जारी की गई है और जिसके अनुसार कच्ची बस्ती के नियमन करने की अनुमति उच्च न्यायालय ने प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष अनुमति याचिका नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी में पारित निर्णय में कच्ची बस्तियों के लिए एक नीति बनाकर नियमन करने का भी निर्णय करने की छूट प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा साल 2005 में बनाई गई नीति अनुसार कच्ची बस्तियों का नियमन कर पट्टे दिए जाने हैं और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों में से कच्ची बस्तियों के कब्जे का नियमन करना अनुमत किया है। इस क्रम में ही राज्य सरकार की ओर से संवेदनशीलता
चिन्ह कच्ची बस्तियों के कब्जेधारियों का नियमन कर अब तक लगभग 65,000 परिवारों को पट्टे जारी किए गए हैं। नियमन के लिए भी कब्जे की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2009 है और इस नियमन से ही करीब परिवारों को जो है वो रहने का आसरा मिलता है। भरतपुर के मथुरा बाईपास रोड पर शुक्रवार रात को सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रैक्टर पलट गया और ट्रेलर की चपेट में आकर बगल से गुजर रहे 3 बाइक सवार समेत 5 लोग ट्रेलर के नीचे दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर के नीचे दबे 2 और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। इन दोनों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि सीमेंट का ट्रेलर पलट गया था और जिसके नीचे बाइक सवार दब गए। आपको ये भी बता दें कि हादसे में 3 जनों की मौत हो गई है, जबकि दबे हुए 2 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया है और हादसे की सूचना पाकर सेवर और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे और 4 अलग अलग क्रेनों की मदद से ट्रेलर को नीचे 3 घायलों को बाहर निकाला और तीनों की मौत हो गई है। अन्य घायलों को निकालने के लिए सेना और पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और मौके पर 4 क्रेनों की मदद से 3 घायलों को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि नीचे दबे सोनू बोबी समेत 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर चालक का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। बीकानेर में कोरोना के चलते पूरे 1.5 साल तक प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था बाधित रही है और अब धीरे धीरे सरकार की ओर से मिली छूट के बाद गाइडलाइंस के मुताबिक सोमवार से ही स्कूल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सरकार की अनुमति के बाद स्कूलों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने का आदेश जारी किया है और इसको लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एसओपी भी जारी कर दी है। शिक्षा निर्देशक कानाराम ने भी शुक्रवार को एसओपी जारी करने के साथ ही प्री प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 से 12 के कक्षा शिक्षण के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। जारी की गई एसओपी के मुताबिक प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल उत्सव आयोजन कोविड-19 के व्यवहार की शर्त की पालना पर कर सकेंगे और इसके लिए भी विद्यालय में विद्यार्थी लंच अपने कक्ष में ही करेंगे और परस्पर इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मिड डे मील योजना में गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश अलग से जारी किए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टिगत पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी पानी लाने को लेकर प्रेरित करने के साथ ही एक दूसरे की बोतल में पानी न पीने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको एंट्री ना देने के लिए भी कहा गया है। गाइडलाइन में विद्यालय में संचालित कैंटीन को भी आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक और क्लासरूम और फैकल्टी रूम में भी कुर्सियां और रेलिंग जैसे स्थानों पर लगातार सैनिटाइज करने का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने ही वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंग के सरगना संजय योगी और खरीदार दिलीप गुज्जर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गैंग में शामिल वाहन चुराने वाले 2 बाल उपचारियों को भी निरुद्ध कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से चुराए गए 8 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर और आसपास के जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन चुराने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें अन्य वारदात का भी खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एडिशनल एसीपी क्राइम सुलेश चौधरी का जानकारी ये भी दिए है उन्होंने कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने मुखबिर तंत्र के सूचना पर एकत्रित करने के बाद वाहन चुराने वाली गैंग के सरगना संजय योगी को गिरफ्तार किया है और इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी के वाहन खरीदने वाले दिलीप गुज्जर और गैंग में शामिल विजय मीणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने यह भी निशानदेही पर चुराए गए 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं और साथ ही 2 बाल उपचारियों को निरुद्ध कर दिया गया है। गैंग का सरगना संजय योगी 9वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और आपको ये भी बता दें कि पूर्व में
में भी फल बेचने का काम किया करता था और आरोपी ने गैंग में 2 बाल उपचारियों को शामिल किया और 2 पहिया वाहन चुराने की वारदात को अंजाम देने लगा। गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संजय योगी ने जयपुर के अलावा दौसा, अलवर और करौली में 2 पहिया वाहन चुराना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही चुराए गए वाहनों की दिलीप गुज्जर को प्रति वाहन 2 से 6 हजार रुपए बेचने शुरू कर दिया था। चित्तौड़गढ़ में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के 2.5 साल पुराने एक मामले में पोक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरे को 10 साल की कारावास की सजा के साथ ही जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजन शोभालाल जाट ने बताया कि 30 मार्च 2019 को एक प्रार्थी ने ही निबाड़हेड़ा कोतवाली थाने पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि प्रार्थी की पुत्री 28 फरवरी 2019 को सुबह 7 बजे स्कूल गई, जो उस दिन फिर वह घर नहीं लौटी। तो बाद में प्रार्थी की पुत्री निबाड़हेड़ा ने भी जेके चौराहा पर पूछताछ की और पूछताछ करने पर उसने बताया कि जब वो सुबह स्कूल जा रही थी तब आरोपियों ने उसे जबरन वैन में बिठाकर आवरी माता जी की एक धर्मशाला में ले गए, जहां उसके साथ दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पर निबाड़हेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध भी पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ में पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह के बयान दर्ज करवाए गए और कुल 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही अभियुक्त निबाड़हेड़ा में मीड़ो का मोहल्ला निवासी रामलाल उर्फ रामू मीणा को 10 साल और 3-4 पोक्सो एक्ट में ही आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। आपको बता दें कि 24,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है। राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के बीच बुधवार को बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस एक नेता एक पद के फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर रही है और इस फॉर्मूले के मद्देनजर गहलोत मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि इन नेताओं को पहले ही पार्टी में जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। इस फेरबदल में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गोविंद डोटासरा, पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात के एआईसीसी प्रभारी रघु शर्मा के बाहर होने की संभावना है। पार्टी के शीर्ष पदस्थ सूत्र ने जानकारी ये भी बताई है कि इन नेताओं ने ही खुद पार्टी के लिए काम करने का अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा और वेणुगोपाल की राहुल गांधी के घर पर बुधवार को बैठक हुई थी। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है और इस बैठक के बाद अजय माकन ने यह भी कहा था कि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा की है और उन्होंने एक सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है जल्द हो जाए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी उठापटक जारी है और दिल्ली दरबार में सीएम अशोक गहलोत के बाद अपनी मांगों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हाजिरी लगा चुके हैं। हाईकमान दोनों गुटों की बात सुनने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकता है। शुक्रवार दोपहर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करीब 40 मिनट मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी है। वहीं अपने समर्थकों की मंत्रिमंडल और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर भी अपनी बात रखी है। पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए।
विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस आला कमान अब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौता में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहता है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी अब तक दोनों गुटों में खींचातान की सबसे बड़ी वजह रही है और जिसे अब दूर करने के लिए सभी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में शेयरिंग फॉर्मूला लागू करना चाहता है ताकि गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं के बीच खींचातान कम हो सके। आलाकमान एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो गहलोत 3 करीबी मंत्रियों को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है।